हाँ जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून। चलिए जी, तो नया टॉपिक शुरू करेंगे आज हम, दैट इज योर ब्रांच अकाउंट्स। डालो हेडिंग, ब्रांच अकाउंट्स। क्वाइट लेंथी टॉपिक, एक थोड़ा बड़ा टॉपिक है, मुश्किल नहीं है। जनरली बच्चे इसको मुश्किल समझते हैं, लेकिन मुश्किल नहीं है। इट्स वेरी इजी बट लेंथी है। इसमें ना छोटी छोटी चीज़ें बहुत सारी हैं, तो इसलिए ये अपने आप में क्या हो जाता है, टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो हम प्लान करके चलते हैं इसमें। लगभग कोशिश मेरी ये रहेगी कि मैं इसे 7 क्लासेस के अंदर अंदर ख़त्म करा दूँ। लग जाएंगे इतनी 6 से 7 क्लासेस लग जाएंगी, बट 1-2 क्लासेस ऊपर नीचे लेकर चलेंगे, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेटली आप 7 क्लासेस लेकर चलते हो। टॉपिक इज़ वेरी ईजी बट लेंथी, टाइम कंज्यूमिंग है। ओके, चलो सबसे पहले मुझे बताओ ब्रांचेस क्या होती हैं। हिंदी वर्ड क्या होता है ब्रांचेस का, समझते हो? हिंदी वर्ड शाखाएं। ब्रांचेस का हिंदी वर्ड क्या है? शाखाएं। व्हाट आर ब्रांचेस? शाखाएं होती क्या है? एक कंपनी है, उसकी कई सारी शाखाएं हैं। एक कंपनी है, उसकी कई सारी ब्रांचेस हैं। तो बताओ ब्रांचेस क्या है, क्यों बनाई जाती है ब्रांचेस? सोचो, ब्रांचेस क्यों बनाई जाती हैं? मान लो मैंने अपनी ब्रांच, अपना इंस्टीट्यूट की ब्रांच मुंबई में, पुणे में, चेन्नई में, जम्मू कश्मीर में, हरियाणा में, पंजाब में खोल ली। क्यों खोली होगी? बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए, ठीक है। यानी कि बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए मेरे को एक तरीका मिलता है क्या बनाने का? ब्रांचेस बनाने का। अगर मेरे को अपने बिजनेस को फैलाना है पूरी इंडिया में, तो क्या करो? सब ब्रांचेस अडॉप्ट कर लो, ठीक है। लेकिन आपको लगता है कि सब ब्रांचेस खोलना इतना आसान होगा? हर किसी के लिए इतना आसान होगा? कोई एक छोटा सा ट्रेडर है, वो भी अपने बिजनेस को फैलाना चाहता है, तो क्या वो हर जगह ब्रांचेस खोल के अपने बिजनेस को फैला सकता है? देखो ना, एक सिंपल सी बात है। मान लो किसी ने न्यू बिजनेस स्टार्ट किया, आपने बोला सब बिजनेस फैलाने का तरीका है ब्रांचेस, ठीक है। एक छोटा सा बंदा है, न्यू बिजनेस उसने स्टार्ट किया है, तो क्या वो हर स्टेट में जाके अपनी ब्रांचेस खोलना शुरू कर दे? ठीक है, नहीं खोल पाएगा। क्यों नहीं खोल पाएगा? बिकॉज फंड ही नहीं होगा सर। शुरुआती दौर पे वो कैसे अपने बिजनेस को हर जगह फैलाएगा? फंड ही नहीं होगा, ठीक है। तो वो क्या करे फिर? वो क्या करे सेल को बढ़ाने के लिए? उसके लिए हम एक चैप्टर पढ़ते हैं कंसाइनमेंट। उसमें वो क्या करेगा? वो अपने एजेंट्स चूज करने लग जाएगा अलग अलग जगह पे। वो क्या करेगा? एजेंट्स को पकड़ेगा और बोलेगा कि भाई तुम मेरे बिहार पे मेरे सामान को बेचना शुरू करो, मेरे सामान को पॉपुलराइज करना शुरू करो, और आपको क्या मिलेगा? कमीशन मिलेगा। तो सर क्या हम ये कह सकते हैं कि ये जो चैप्टर है ब्रांच अकाउंट, ये बड़ी एंटिटीज के लिए है? आंसर इज यस। छोटी एंटिटीज के लिए ये चैप्टर एप्लीकेबल नहीं है, ये जनरली बड़ी एंटिटीज के लिए एप्लीकेबल रहेगा, जिसके पास पैसा है खोलने के लिए। अच्छा, एक आपने ना सुना होगा फ्रेंचाइजी, सुना है कि सर इस ब्रांड की फ्रेंचाइजी ले लो और कमाओ, ठीक है। जैसे डोमिनोज है, मैकडोनल्ड्स है, पिज़्ज़ा हट है, इनकी अलग अलग क्या खुली होती है? ब्रांचेस खुली होती हैं। ये ब्रांचेस नहीं होती हैं। हल्दीराम्स वगैरह हैं, इनकी ब्रांचेस नहीं है। ये सब क्या है? किसी ने फ्रेंचाइजी ले ली है और वो उसके नाम को यूज़ करके अपना बिजनेस चला रहा है। तो जिस ब्रांड ने फ्रेंचाइजी दी होगी, जैसे हल्दीराम ने अपनी फ्रेंचाइजी ऑल ओवर इंडिया में बांट रखी है, तो वो उनसे क्या चार्ज करता होगा? फ्रेंचाइजी फीस चार्ज करता होगा। ये भी तो एक तरीका हो गया बिजनेस को बढ़ाने का, कि खुद इन्वॉल्व नहीं हो रहे। आपने क्या बोला? किसी थर्ड पार्टी को पकड़ा और बोला कि भैया थर्ड पार्टी तुम मेरे बिहार पे मेरा धंधा चलाओ और बदले में मुझे क्या करता? फ्रेंचाइजी फीस दे देना, क्योंकि मेरी ब्रांड पॉपुलर है। अब फ्रेंचाइजी वाला बिजनेस भी तभी चल पाएगा जिसकी ब्रांड पॉपुलर होगी। कोई नया नया बंदा वो फ्रेंचाइजी वाले काम ही नहीं कर सकता, उसकी अभी ब्रांड ही नहीं होगी। तो ब्रांड नहीं होगी तो कोई फ्रेंचाइजी लेने को तैयार भी नहीं होगा। दैट मीन्स सर ये ब्रांच वाला जो चैप्टर है, ये जनरली बड़ी एंटिटीज के ऊपर एप्लीकेबल रहेगा, ठीक है जी। तो क्या कहता है, थोड़ा स्टडी मैथ से देखते हैं। ब्रांच इज एन एक्सटेंडेड लोकेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन अदर देन इट्स हेड ऑफिस वेयर बिजनेसेस ऑफ सिमिलर और रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन आर कंडक्टेड। यूजुअली ऑर्गेनाइजेशन ओपन ब्रांचेस फॉर द फॉलोइंग पर्पसेज। फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन ब्रांच ओपन करी जाती है प्रॉफिट कमाने के लिए, और फॉर नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव को मीट करने के लिए, ठीक है। तो कह सकते हो आप ब्रांच क्या है? लिखो, ब्रांच इज अ एक्सटेंडेड
division of an organization, branch is an extended division of an organization in order to maximize profits and expand the business. In order to maximize office and expand the business. जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल लिख लो, मान लो एक कंपनी है XYZ लिमिटेड, क्या बनाती है ये, लेट से बनाती है रिस्ट वॉचेस, ये रिस्ट वॉच बनाती है, मैन्युफैक्चर करती है, ठीक है। ये कहां पर लोकेटेड है, ये लेट से लोकेटेड है मुंबई में। इसने अपनी ब्रांचेस खोली कहां पर, दिल्ली में, कोलकाता में, चेन्नई में, और आप कह सकते हो लखनऊ में, बेंगलोर में, पंजाब में, यूएसए में, अरे सर यूएसए कहाँ से आ गया बीच में, साउथ अफ्रीका में, सर ये साउथ अफ्रीका बीच में कहाँ से आ गया, न्यूजीलैंड में, अरे सर ये न्यूजीलैंड बीच में कहाँ से आ गया। सर अभी तक तो आप इंडिया की बात कर रहे थे, आपने विदेश भी उठाना शुरू कर दिया, तो सर क्या विदेश में भी ब्रांचेस खोल सकता हूँ क्या? आंसर इज यस, आप अपने बिजनेस की ब्रांचेस विदेश में भी खोल सकते हो, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, फॉरेन ब्रांच कहते हैं, ठीक है। दैट मीन्स सर मैं ब्रांचेस खोलने के लिए मेरे पास कोई ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि मेरे को इंडिया में काम करता हूँ मैं इंडिया में ही खोलूँगा, नहीं, मैं कहीं भी खोल सकता हूँ, मेरी मर्जी, ठीक है। तो इंडिया में जो ब्रांचेस खुल रही हैं उसको हम बोलेंगे डोमेस्टिक ब्रांच, और जो ये विदेश में ब्रांचेस खुली हैं इनको हम क्या नाम देंगे, फॉरेन ब्रांच, फॉरेन ब्रांच। समझ में आ रही है बात? इंडिया में जो ब्रांचेस खुल रही है इसे हमने क्या नाम दिया, डोमेस्टिक ब्रांच, और जो विदेश में ब्रांचेस खुल रही है उसे हमने क्या नाम दिया, फॉरेन ब्रांच। बिजनेस को फैलाने का तरीका, ठीक है। हाँ जी, ठीक है। यानी कि जब आप बिजनेस को फैलाना चाहते हो, बढ़ाना चाहते हो, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाहते हो, तो आप उसकी ब्रांचेस खोलना शुरू कर दो। ब्रांचेस कैन बी ओपन इन इंडिया ऑल्सो, मतलब अगर आप इंडिया में काम करें तो इंडिया में भी खुल सकती हैं, और अगर आप विदेश में खोलना चाहो अपनी ब्रांच तो विदेश में भी खुल सकती है। इंडियन ब्रांच को हम डोमेस्टिक ब्रांच बोलेंगे और विदेश की ब्रांच को हम क्या बोलेंगे, फॉरेन ब्रांच बोलेंगे। अच्छा सर, ये जो मुंबई में बंदा बैठा हुआ है इसे क्या बोलेंगे हम? इनको तो आपने बोला डोमेस्टिक ब्रांच, इनको फॉरेन ब्रांच। ये जो XYZ लिमिटेड जिसका ऑफिस मुंबई में, इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम नाम देंगे हेड ऑफिस, हेड ऑफिस, यार से HO, ठीक है। SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, क्या था SBI, ठीक है। SBI बताऊं? SBI की बताओ, इंडिया के अंदर अंदर कितनी ब्रांचेस हैं? पता है कितनी ब्रांचेस है इंडिया में? हाँ, लगभग 24,000 के आसपास ये इंडियन में ब्रांचेस हैं। सर क्या SBI की फॉरेन भी ब्रांच है? मतलब क्या SBI बैंक जो है वो आउटसाइड इंडिया भी है क्या? US में भी है, UK में भी है, लंदन में भी है, यूरोप में भी है, यूरोपियन कंट्रीज में भी है, चाइना में भी है, पाकिस्तान में भी है, बांग्लादेश में भी है। आंसर इज यस, ठीक है। तो यानी कि इसकी ओवरसीज अगर मैं ब्रांचेस की बात करूं तो ओवरसीज अभी जो डेटा दिखा रहा है उस हिसाब से 58 ब्रांचेस दिखा रहा है।
कि देयर आर 58 ब्रांचेस ऑफ एसबीआई आउटसाइड इंडिया, है तो वो इंडियन हेड ऑफिस ही, लेकिन इंडियन बैंक की, लेकिन बाहर भी ऑपरेट कर रहा है। सर इंडियन बैंक बाहर क्यों ऑपरेट कर रहा है? इंडियन बैंक बाहर काम ही क्यों कर रहा है? सर बाहर भी तो इंडियंस हैं, बाहर भी तो इंडियंस हैं, उनके पास भी इंडियन रुपी हो सकता है, तो वो कहाँ डिपॉजिट कराएंगे? इंडियन बैंक की तो एक्सेप्ट करेगा ना। इसलिए हर कंट्री में आपको एक इंडियन बैंक जरूर मिल जाएगा, मतलब जहां पर लगता है कि इंडियंस होने की संभावना है। वैसे इंडियंस आपको हर कंट्री में मिल ही जाते हैं, ठीक है, कोई भी कंट्री में जाओ आपको हिंदुस्तानी चाहे कम मिले लेकिन मिल जाएंगे, ठीक। अगर इंडियंस होंगे तो सर कहीं बैंक भी चाहिए उनके लिए, ठीक है, तो बैंक भी मिल जाएगा आपको कोई ना कोई, ठीक है। तो एसबीआई की देर आर 24,000 ब्रांचेस इन इंडिया और 58 ब्रांचेस ओवरसीज। अच्छा सर, इंडिया में जो ब्रांचेस है इसको हम बोलेंगे डोमेस्टिक ब्रांच, और जो बाहर ब्रांच है हम क्या बोलेंगे? फॉरेन ब्रांच, ठीक है। बात समझ में आती है? ब्रांचेस का मतलब समझ में आता है, ठीक है। अगला पॉइंट लिखो, branches can be of two types. Branches can be of two types for accounting purpose. ब्रांचेस दो तरीके की होती है अकाउंटिंग पर्पस के हिसाब से बोल रहा हूं। वैसे तो ब्रांचेस डोमेस्टिक और फॉरेन ही होती है, लेकिन अकाउंटिंग करने के लिए आपको ब्रांचेस को दो हिस्सों में क्लासिफाई करना पड़ेगा। एक कहलाएगी आपकी क्या? इंडिपेंडेंट ब्रांच, और एक कहलाएगी आपकी क्या? डिपेंडेंट ब्रांच। इंडिपेंडेंट ब्रांच और डिपेंडेंट ब्रांच। इंडिपेंडेंट ब्रांच वो होती है जो अपनी अकाउंटिंग खुद करती है। इंडिपेंडेंट ब्रांच वो होती है जो अपनी अकाउंटिंग खुद करती है, अपना डिसीजन खुद लेती है, ठीक है। यानी कि ब्रांच विच मेंटेन्स सेपरेट books of accounts, branch which maintain separate book accounts and independent of its decision making. इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स डिसीजन मेकिंग। सर डिसीजन मेकिंग मतलब? डिसीजन मेकिंग मतलब फैसला लेना, मतलब कोई भी सामान खरीदना है नहीं खरीदना है तो वो बार बार हेड ऑफिस में कॉल नहीं करेगी। अब मान लो कोई ब्रांच है, कोई कंपनी है, उसकी ब्रांच है लेट से बैठी है लखनऊ में, उसको एक मशीनरी खरीदनी है, तो वो क्या हेड ऑफिस फोन करे कि सर मेरे को हेड ऑफिस एक मशीनरी खरीदनी है, क्या मैं खरीद लूँ? अगर तो इंडिपेंडेंट है फिर फोन नहीं करेगी, लेकिन अगर डिपेंडेंट है तो फिर वो फोन करेगी। दैट मीन्स जो ब्रांच अपनी अकाउंटिंग खुद करती है, अपने सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रही है, उनके खुद के सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या आ जाएगा? उनकी खुद की जर्नल होगा, लेजर होगा, ट्रायल होगा, कैश बुक हो गया, उनकी खुद की बैलेंस शीट बनती होगी, उनके खुद के फाइनल अकाउंट्स तैयार होते होंगे, तो वो क्या हो जाएगी? आपकी इंडिपेंडेंट ब्रांच, जो खुद अपना फैसला लेती है, वो बार बार हेड ऑफिस को फोन नहीं करती होगी, तो वो क्या कहलाएगी? आपकी इंडिपेंडेंट ब्रांच। लेकिन सर कोई ऐसी ब्रांचेस भी होती हैं जो अपने खुद के अकाउंट्स मेंटेन नहीं कर रही है, वो सिर्फ एक मेमोरेंडम रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रही है, सारे अकाउंट हेड ऑफिस मेंटेन करेगा, सारा डिसीजन वही लेगा। जैसे मशीनरी खरीदनी है तो हेड ऑफिस ये वाला डिपेंडेंट ब्रांच बोल देगी कि भाई साहब मुझे मशीनरी खरीदनी है, या तो मुझे पैसे भिजवा दो मैं खरीद लूंगा, या आप खरीद कर दे दो, वो होती है क्या? डिपेंडेंट ब्रांच। दैट मीन्स ब्रांच विच डू नॉट मेंटेन separate books of account, no separate decision making, जिसकी अलग से सेपरेट कोई भी डिसीजन मेकिंग
नहीं है, वो क्या कहलाएगी? आपकी डिपेंडेंट ब्रांच कहलाएगी। मतलब क्या ये ब्रांचेस बार बार हेड ऑफिस को फ़ोन करती रहती होंगी? आंसर इज यस। हालांकि प्रैक्टिकली फ़ोन नहीं होते, प्रैक्टिकली हेड ऑफिस का कोई बंदा वहाँ पर होगा, हमेशा अवेलेबल रहेगा। दैट मीन्स अ डिपेंडेंट ब्रांच हेड ऑफिस के पूछे बिना एक पत्ता भी नहीं ला सकती। आंसर इज यस। डिपेंडेंट ब्रांच हेड ऑफिस के पूछे बिना एक पत्ता भी नहीं हिला सकती। अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ, फॉरेन ब्रांचेस जो होंगी, फॉरेन ब्रांचेस क्या वो हमेशा इंडिपेंडेंट होंगी या डिपेंडेंट भी हो सकती है? सोच के बताना। फॉरेन ब्रांचेस, विदेश में ब्रांच है, क्या वो हमेशा इंडिपेंडेंट ही होगी या डिपेंडेंट भी हो सकती है? फॉरेन ब्रांचेस, सर इनका कहना है डिपेंडेंट भी हो सकती है, आप क्या कहते हो? हो सकती है डिपेंडेंट, हो सकती है, हो सकती है डिपेंडेंट। आंसर इज हमेशा इंडिपेंडेंट होगी। इंडिपेंडेंट में क्या लिखा है? सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स। एक चीज बताओ, ब्रांच है चाइना में, वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंडियन करेंसी में कैसे मेंटेन करेगी? उसकी सारी ट्रांजैक्शन तो चाइनीज, जो चाइना में करेंसी चलती है, चाइनीज करेंसी में ही होगी। चाइना में कौन सी करेंसी चलती है पता नहीं, जापान ले लो, जापानीज येन। मान लो कोई जापान में अपनी ब्रांचेस हैं, ठीक है, तो जापान की जो ब्रांचेस होगी वो सारी ट्रांजैक्शन जापानीज करेंसी में तो करेगी, सारी सेल पर जापानीज करेंसी में तो करेगी, तो वो इंडियन सिस्टम में रिकॉर्ड कैसे मेंटेन होगा? इंडिया में हेड ऑफिस है, वो जापानीज करेंसी में रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करेगा? यहाँ पर तो अकाउंटिंग जापानीज ब्रांच को खुद ही करके देनी पड़ेगी ना। इंडियन के पास तो उसके अकाउंट्स फाइनलाइज होने के बाद आएंगे, वो इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करेगा, फिर प्रॉफिट निकालेगा। दैट मीन्स फॉरेन ब्रांच आर ऑलवेज इंडिपेंडेंट ब्रांच, ठीक है। और एक डिसीजन मेकिंग वाला पॉइंट भी ले लो। अब जापान में जो ब्रांच है वो फोन करके बोल रही है, जो भी जापानीज भाषा में चिंग चोंग चुंग करके बोल रही है, वो कह रही है मुझे एक मशीनरी खरीदनी है। अब एक चीज बताओ, वहां की मशीनरी, वहां के प्राइस वो इंडियन हेड ऑफिस कैसे बता देगा? उसको थोड़ी ना पता होगा कि जापान में मशीनरी सस्ती है, महंगी है, अच्छी है, बुरी है, खराब है, क्या नहीं है। वो तो वहीं के बंदे ज़्यादा अच्छे से जान पाएंगे ना। तो लॉजिकली क्या हुआ सर, डिसीजन मेकिंग भी उन्हें खुद लेनी पड़ेगी, बुक्स भी उन्हें खुद ही मेंटेन करनी पड़ेगी। दैट मीन्स फॉरेन ब्रांचेस आर ऑलवेज इंडिपेंडेंट ब्रांच। लिख लो। नहीं हो सकता है, लेकिन उस अगर इंडिया से गया होगा बंदा तो उसको थोड़ी ना पता होगा वहाँ पर सारी चीज़ें। वो तो वहाँ जापानीज बंदे हैं, वही तो ठीक तरीके से कर पाएंगे। मैंने एक ऑडिट भी किया था इससे रिलेटेड, मैं आपको बताऊंगा, ज़्यादा डिटेल में तो नहीं, लेकिन एक कंपनी थी, वो था सीड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, मतलब जो प्लांट्स में सीड होता है ना, वो सीड ग्रोइंग कंपनी थी, वो जापान की कंपनी थी। तो उसकी जो बुक्स फाइनलाइज होती थी ना, वो जापानीज करेंसी में ही होती थी। अब सर हम ऑडिट कैसे करेंगे? हमें तो जापानीज के बारे में कुछ भी नहीं पता, ना तो जापानीज लॉ के बारे में पता। तो हमारे पास जो ट्रायल आता था जापानीज करेंसी में, उसको हम इंडियन करेंसी में रीट्रांसलेट करते थे AS 11 के रूल्स को लगाकर, फिर हम उसके फाइनल अकाउंट्स को फाइनलाइज करते थे, ठीक है। तो लिखो, फॉरेन ब्रांचेस आर ऑलवेज इंडिपेंडेंट ब्रांच। फॉरेन ब्रांचेस आर ऑलवेज इंडिपेंडेंट ब्रांच। फॉरेन ब्रांच, विदेशी ब्रांच हमेशा क्या रहेंगी? आपकी इंडिपेंडेंट ही होगी, वो कभी भी डिपेंडेंट हो ही नहीं सकती, ठीक है। बात समझ में आता है? इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्या होता है? अकाउंटिंग पर्पस के लिए हमें क्लासिफाई करना पड़ता है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। क्लियर है? तो जब भी आप अकाउंटिंग करोगे तो आप पहले ये चेक कर लेना कि ब्रांच इज डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। सर ये कौन बताएगा हमें डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट? क्वेश्चन बताएगा, क्वेश्चन में कहीं ना कहीं मेंशन रहेगा पॉइंट। किसी ब्रांच का आपको ट्रायल बैलेंस गिवन है, किसी ब्रांच का आपको ट्रायल बैलेंस गिवन है, तो बताओ क्या वो ब्रांच डिपेंडेंट हुई या इंडिपेंडेंट हुई? किसी ब्रांच का आपको ट्रायल गिवन है तो डिपेंडेंट हुई या इंडिपेंडेंट गिवन हुई? सर ट्रायल गिवन है तो मतलब उसने अपनी अकाउंटिंग खुद करी है। कोई भी बंदा ट्रायल बनाएगा तो ट्रायल बनाने से पहले उसने अकाउंटिंग करी होगी, तभी तो ट्रायल बैलेंस तैयार करेगा। दैट मीन्स अगर कोई ब्रांच हमें अपना ट्रायल बना के दे रही है, दैट मीन्स उसने अपनी अकाउंटिंग करी होगी। ट्रायल से पहले क्या आता है? लेजर, फिर जर्नल आता है। तो जर्नल आया होगा, लेजर आएगा और ट्रायल आया होगा। तो कोई ट्रायल अगर हमें दे रहा है तो दैट मीन्स वो अपनी अकाउंटिंग खुद कर चुका है। अगर अपनी अकाउंटिंग खुद कर चुका है तो वो तो इंडिपेंडेंट हो गई।
तो क्वेश्चन में अगर ट्रायल गिवन है तो वो इंडिपेंडेंट है, फिर इंडिपेंडेंट के हिसाब से क्वेश्चन करोगे। अगर क्वेश्चन में ट्रायल गिवन नहीं है, सिर्फ उसका डेटा गिवन है, इट कुड बी डिपेंडेंट, वो डिपेंडेंट हो सकती है। लेकिन ट्रायल गिवन है तो वो 100% क्या होगी, इंडिपेंडेंट ही। बात समझ में? एसबीआई की 24,000 ब्रांचेस इंडिया में है। चलो, एसबीआई की 58 ब्रांचेस आउटसाइड इंडिया है। एसबीआई की 58 ब्रांचेस आउटसाइड इंडिया है, तो ये डिपेंडेंट होगी या इंडिपेंडेंट होगी, या कोई भी हो सकती है? सर ये तो इंडिपेंडेंट ही होगी। फॉरेन ब्रांच है तो वो तो हमेशा इंडिपेंडेंट ही होगी। ठीक है, अब सोच के बताना, एसबीआई की 24,000 ब्रांचेस इंडिया में है, ये डिपेंडेंट होगी या इंडिपेंडेंट होगी? यस सर, कुछ भी हो सकता है। इट कुड बी डिपेंडेंट ऑल्सो, इट कुड बी इंडिपेंडेंट ऑल्सो। वो तो तुम्हें ब्रांच से पूछना पड़ेगा। वो तुम हर ब्रांच में जाओगे और पूछोगे कि भाई साहब अपने अकाउंट्स मेंटेन करते हो, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट सेपरेटली मेंटेन कर रहे हो? अगर वो कहता है यस मैं कर रहा हूँ तो इंडिपेंडेंट है। अगर वो कहता है मैं कुछ नहीं करता सर, हेड ऑफिस करता है, मैं तो हेड ऑफिस के पास इंफॉर्मेशन पहुंचा देता हूँ, अकाउंटिंग वो सारी करता है, तो वो क्या है, आपकी इंडिपेंडेंट ब्रांच। मेरे घर के पास बैंक ऑफ बड़ौदा है जिसमें मेरा खाता है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा की वो ब्रांच खुद अपने अकाउंट, छोटी ब्रांच है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, वो ब्रांच अपने अकाउंट्स मेंटेन नहीं करती। वो क्या करती है, वो पीरियोडिकली मंथली कुछ डेटा, कितना कैश कलेक्ट हुआ, कितना इंटरेस्ट उन्होंने कमाया, कितना लोन वगैरह दिए, ये सब इंफॉर्मेशन हेड ऑफिस में पहुंचा देती है मुंबई में, और वहाँ पर अकाउंट मेंटेन होते हैं। इस त्रिनगर में मैं रहता हूँ, त्रिनगर ब्रांच की, तो वो ब्रांच कौन सी होगी, डिपेंडेंट होगी। लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा सीपी में भी है, जहाँ मैं पहले जॉब करता था, बैंक ऑफ बड़ौदा क्या है सर, सीपी में भी है, तो वहाँ भी मेरा अकाउंट हुआ करता था जॉब के टाइम पे। वो ब्रांच क्या करती थी, वो अपने रिकॉर्ड्स खुद ही मेंटेन करती थी, उसका खुद का ट्रायल होता था, जर्नल होता था, बैलेंस शीट वगैरह सब उनकी बनती थी। तो वो ब्रांच क्या थी, बड़ी ब्रांच थी वो थोड़ी, तो वो क्या थी, इंडिपेंडेंट ब्रांच थी। दैट मीन्स इंडिया में डिपेंडेंट भी हो सकती है, इंडिपेंडेंट भी हो सकती है। वो तुम्हें ब्रांच से पूछना पड़ेगा कि अकाउंट्स रिकॉर्ड्स तुम मेंटेन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। बात समझ में आती है? दोनों बातों में फर्क समझ में आया कि इंडिपेंडेंट क्या है और डिपेंडेंट क्या है। हाँ जी, ऑनलाइन अपूर्वा, गिरजा, बताओ भाई, यहां तक क्लियर हो रहा है? ठीक है सर। पॉइंट नंबर 3, अब इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, टॉपिक्स टू बी कवर्ड। क्या क्या पढ़ोगे इस चैप्टर में तुम? एक पढ़ोगे इंडिपेंडेंट ब्रांच, एक पढ़ोगे आप डिपेंडेंट ब्रांच, एक पढ़ोगे आप फॉरेन ब्रांच, एक पढ़ोगे आप इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शंस, इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शंस, एक पढ़ोगे आप फॉरेन हेड ऑफिस, एक पढ़ोगे आप होलसेल ब्रांच। ठीक है, ये आपके पास 6 टॉपिक्स आएंगे इस चैप्टर में। अब मेनली देखा जाए ना, मेनली चैप्टर इन्हीं 3 टॉपिक्स को कवर करता है। आपका जो चैप्टर है मेनली वो इन्हीं 3 टॉपिक्स पे है भाई। या तो क्वेश्चन सर इंडिपेंडेंट ब्रांच का होगा, या क्वेश्चन डिपेंडेंट ब्रांच का होगा, या क्वेश्चन फॉरेन ब्रांच का होगा। सर ये सब क्या है, ये सब कुछ एडजस्टमेंट्स हैं, ये सब कुछ एडजस्टमेंट है जो कहीं ना कहीं आपकी यूज हो जाती है। तो मेनली अगर देखा जाए तो 3 ही पार्ट्स में डिवाइडेड है, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट और फॉरेन ब्रांच। तो क्वेश्चन तीनों में से किसी एक में से आ सकता है, या तो इंडिपेंडेंट का आएगा, या डिपेंडेंट आएगा, या फॉरेन आएगा। पहले आपके कोर्स में फॉरेन होता ही नहीं था, लेकिन अब इन्होंने न्यू कोर्स में सिलेबस 2022 में फॉरेन को भी डाल दिया।
2016 सिलेबस में फॉरेन नहीं था, अब डाल दिया इन्होंने फॉरेन को, लेकिन मैं हमेशा से पढ़ाता आ रहा हूँ फॉरेन, क्योंकि AS 11 था और फॉरेन ब्रांच AS 11 से मिलता जुलता है, ठीक है। तो मैं साथ साथ ही पढ़ा देता था, एक क्लास लगती थी, लेकिन अब तो हमारे करना ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और क्वेश्चन भी आ सकता है इसका फॉरेन ब्रांच का, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपना इंडिपेंडेंट ब्रांच। पहले सीखते हैं हमें इंडिपेंडेंट ब्रांच की अकाउंटिंग कैसे करती है। लिखो, a branch is considered as independent if it has its own set of books of accounts. The branch which do not maintain its books of accounts is known as डिपेंडेंट ब्रांच। जो ब्रांच अपने बुक्स ऑफ अकाउंट सेपरेटली मेंटेन नहीं करती है उसे हम क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट ब्रांच। ओके ओके, गोल्डन रूल हमेशा याद रखना आपको। गोल्डन रूल, ब्रांच का चैप्टर करते समय आपको एक गोल्डन रूल याद रखना है। क्या? ब्रांच इज कंसिडर्ड एज separate entity and HO is considered another entity for accounting purpose. It means branch and HO are considered as separate persons. क्या कह रहे हैं पॉइंट? गोल्डन रूल वो कहता है ब्रांच को आप सेपरेट एंटिटी मानोगे, एचओ को आप सेपरेट एंटिटी मानोगे अकाउंटिंग पर्पस के लिए। दोनों की अलग सेपरेट आप अकाउंटिंग करके चलोगे, आप कभी भी इन्हें मिक्स नहीं करोगे। अगर आपने ये चीज़ समझ लिया ध्यान से, आपके चैप्टर में गलती नहीं होगी। और ये चीज़ अगर आपके दिमाग में नहीं बैठी तो आप हमेशा अकाउंटिंग में गलती कर दोगे इस चैप्टर की। तो आपको क्या करना है, ब्रांच को और हेड ऑफिस को दोनों को अलग अलग पर्सन मान के चलना है। मान लो आप सब मेरी ब्रांचेज हो, आप सब क्या हो, मेरी ही ब्रांचेज हो, मैं हेड ऑफिस हूँ, आप सब मेरी ब्रांचेज हो। अकाउंटिंग पर्पस के लिए आप अलग हो, मैं अलग हूँ। अगर आपने ये मान लिया, ये समझ लिया, तो फिर गलती नहीं करोगे। शपथ लो कि सर मैं आज से, बोलो बोलो बोलो, मैं आज से ब्रांच को एंड हेड ऑफिस को सेपरेट पर्सन मानकर चलूंगा, दोनों को कभी भी मिक्स नहीं करूंगा, अकाउंटिंग बिल्कुल ठीक होगी। समझ रहे हो मेरी बात?
हाँ हाँ, कोई भी ब्रांच हो, ठीक है। तो कभी भी आपके दिमाग में अब के बाद ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए सर ये तो उसी की तो ब्रांच है, वही ट्रांजेक्शन कर लेगा, ऐसे करने की जरूरत क्या है। अगर आपने यहाँ कन्फ्यूजन क्रिएट कर दी ना तो फिर आप इस चैप्टर में फंसे रहोगे। और आपने ये बिल्कुल क्लियर कर दिया कि सर वो अलग है, ये अलग है, हमें कोई आपस में लेना देना नहीं है, हालांकि वो उसी की ही ब्रांच है, उसी की शाखा है, लेकिन दोनों बिल्कुल सेपरेट पर्पस है, पर्सन है अकाउंटिंग पर्पस के लिए, तो फिर आप गलती नहीं करोगे, ठीक है। बात समझ में आती है। चलो अब मैं कुछ एंट्री लिखवाता हूँ आपको, मुझे ट्रांजेक्शन मतलब जर्नल एंट्री डाल के दिखानी है, बट माइंड में क्या चलाना है, दोनों सेपरेट है, दोनों सेपरेट है, ठीक है। खुद ही बताओगे आप एंट्री, चैप्टर बहुत आसान है, इसको मुश्किल मत समझना, चैप्टर बहुत आसान है, ठीक है, बट कुछ चीजें छोटी छोटी आपको ध्यान रखनी पड़ती है। जर्नल एंट्रीज, अकाउंटिंग मुश्किल होती ही नहीं है। हाँ जी, मुश्किल होती है कभी अकाउंटिंग? सुमित अटल नहीं होती ना? हाँ ट्रांजेक्शंस, ट्रांजेक्शंस, हेड ऑफिस, एचओ, ब्रांच। मैं एचओ लिखूंगा बार बार, हेड ऑफिस वर्ड नहीं लिखूंगा, ब्रांच। एक्चुअली में अकाउंटिंग मुश्किल नहीं होती है अगर आप उसे ढंग से समझो तो। अगर आप एंट्रिया, ट्रीटमेंट्स इनको याद करना शुरू कर दोगे कि ये ऐसे होगा वो वैसे होगा, तो आपके लिए अकाउंटिंग बहुत टफ है। और अगर आप इसको कंसेप्चुअली समझोगे कि अच्छा ये हुआ है तो इसके पीछे ये एंट्री डली होगी, ये ट्रांजेक्शन रही होगी, अगर आपने इस तरीके से समझा है चीज़ों को तो ईजी रहेगा मुझे, फिर कभी मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। पहली एंट्री, गुड्स परचेज्ड बाय हेड ऑफिस। चलो एंट्रियां डालो, जर्नल एंट्री, बचपन से एंट्रियां डालते आ रहे हो, बस वही एंट्री डालनी है आपको। गुड्स परचेज बाय हेड ऑफिस, हेड ऑफिस ने गुड्स खरीदे, बताओ हेड ऑफिस की बुक्स में इसकी एंट्री क्या डालेगी? परचेज टू कैश। सर कोई दिक्कत थोड़ी ना है, हेड ऑफिस ने सामान खरीदा है तो हेड ऑफिस क्या एंट्री डालेगा? परचेज टू कैश। बचपन से एंट्री डाल रहे हो, डालो। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, क्रेडिट पे हो सकती है तो क्रेडिटर्स होगा, ठीक है। हेड ऑफिस ने सामान खरीदा, इसकी एंट्री ब्रांच क्या डालेगी? सोचो, हेड ऑफिस ने सामान खरीदा तो इसकी एंट्री ब्रांच क्या डालेगी? सब ब्रांच क्यों एंट्री डालेगी? दिमाग में रखना है दोनों सेपरेट है, सामान हेड ऑफिस ने खरीदा तो ब्रांच थोड़ी ना कोई एंट्री डाल देगी, नो एंट्री। भाई आप सब मेरी ब्रांचेस हो, सामान मैंने खरीदा तो आपकी बुक्स में क्या एंट्री डलेगी? सर आपकी बुक्स में एंट्री डलेगी क्यों? मैंने खरीदा तो मैं ही तो एंट्री डालूंगा, ठीक है। सेकेंड, गुड्स परचेज बाय ब्रांच। चलो ब्रांच ने सामान खरीदा, ब्रांच ने सामान खरीदा तो इसकी एंट्री हेड ऑफिस क्या डालेगा? नो एंट्री। सर दोनों सेपरेट बंदे हैं, ये मत सोचना सर ब्रांच तो हेड ऑफिस की तो है, नहीं, सेपरेट है अकाउंटिंग के लिए, तो हेड ऑफिस की नो एंट्री। और ब्रांच क्या एंट्री डालेगा? परचेज टू कैश। टू कैश। अब आपके दिमाग में ना एक पॉइंट हमेशा परेशान करेगा आपको भी, पता है क्या पॉइंट परेशान करेगा? सब ब्रांच के पास पैसा कहां से आएगा सामान खरीदने के लिए? वो तो हेड ऑफिस ही देगा। आप मेरी ब्रांचेज हो, ठीक है, आपने सामान खरीदा तो आपके पास पैसा कहां से आएगा? भाई आपके पास पैसा कोई पेड़ से थोड़ी ना आएगा, मैं ही तो दूंगा आपको पैसा। लेकिन जब मैं पैसा दूंगा आपको, वो तो एक सेपरेट ट्रांजेक्शन है, उसकी मैं एंट्री रिकॉर्ड करूंगा, आप भी उसकी सेपरेट एंट्री रिकॉर्ड करोगे। बात समझ में आ रही है? तो अभी ब्रांच ने जो सामान खरीदा है उसकी एंट्री क्या होगी? परचेज टू कैश ब्रांच की बुक्स में, हेड ऑफिस की बुक्स में इसकी कोई भी एंट्री नहीं होगी। यहां तक बात समझ में आती है? थर्ड, रेंट पेड बाय ब्रांच।
रेंट पेड बाय ब्रांच, बोलो ब्रांच ने रेंट पे किया, इसकी एंट्री हेड ऑफिस क्या डालेगा? कोई एंट्री नहीं। ब्रांच ने रेंट पे किया तो ब्रांच एंट्री डालेगा ना, तो हेड ऑफिस की बुक्स में नो एंट्री। और ब्रांच की एंट्री डालेगा रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, अगली एंट्री, सर यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, सीधी सीधी एंट्री थी। अगली एंट्री पे आओ, गुड्स ट्रांसफर्ड टू ब्रांच बाय एचओ, गुड्स ट्रांसफर्ड टू ब्रांच बाय एचओ। बोलो, गुड्स ट्रांसफर टू ब्रांच बाय एचओ, ब्रांच ने एचओ को गुड्स ट्रांसफर किया। एक अमाउंट भी लिख लेते हैं, कॉस्ट 1,00,000 रुपए, ट्रांसफर फॉर 1,10,000। मतलब ब्रांच ने एचओ को 1,00,000 का सामान 1,10,000 में सेंड किया। बताओ हेड ऑफिस क्या एंट्री डालेगा? हेड ऑफिस ने ब्रांच को 1,00,000 का सामान 1,10,000 में सेंड किया, तो हेड ऑफिस क्या एंट्री डालेगा? सब ब्रांच ने एक तरीके से सेल ही तो कर दी, सॉरी हेड ऑफिस ने एक तरीके से सेल ही तो कर दी। हेड ऑफिस ने ब्रांच को सामान सेंड किया 1,00,000 का सामान 1,10,000 में, तो हेड ऑफिस ने सेल ही तो कर दी। तो हेड ऑफिस सेल कैसे रिकॉर्ड करेगी? सेल की एंट्री क्या डलती है? सर सेल की एंट्री बचपन से डालते आ रहे हैं, कैश टू सेल या डेटर टू सेल। अब कैश तो आया नहीं है ब्रांच से, तो वो क्या एंट्री डालेगी? डेटर टू सेल। डेटर में किसका नाम देगी? ब्रांच का। ठीक है, सेल की जगह आपको एक अकाउंट का नाम यूज करना है जिसका नाम रहेगा गुड्स सेंट टू ब्रांच। आप सेल वर्ड नहीं बोलोगे क्योंकि सेल हमेशा कस्टमर्स को होती है, आउटसाइडर्स को होती है। अपनी एंटिटी को अगर हम सामान ट्रांसफर कर रहे हैं तो उस हम एंट्री का अकाउंट का क्या नाम देंगे? गुड्स सेंट टू ब्रांच। तो यूल राइट, क्या लिखोगे? ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट टू ब्रांच। अच्छा, इसकी एंट्री हेड ऑफिस क्या डालेगा? हेड ऑफिस होगी। इसकी एंट्री ब्रांच क्या डालेगी? सब ब्रांच को अगर सामान मिला है तो ब्रांच क्या रिकॉर्ड करेगी एंट्री? सब ब्रांच के लिए परचेज है, अरे हेड ऑफिस के लिए अगर सेल है तो ब्रांच के लिए परचेज है, तो ब्रांच को परचेज रिकॉर्ड करनी चाहिए। परचेज की एंट्री बचपन से रिकॉर्ड करते आ रहे हैं हम, परचेज टू कैश। अब कैश तो पे किया नहीं है, तो परचेज टू क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स में किसका नाम रखेगा? वो हेड ऑफिस का। तो यानी कि परचेज टू हेड ऑफिस होनी चाहिए, बट परचेज की जगह पर मैं एक नाम यूज करूंगा, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एचओ, डेबिट टू एचओ। ये देखो एंट्री, समझ में आई? एक बार देखो, ध्यान से देखो, एनालाइज करो एंट्री की, समझ में आई एंट्री या नहीं? बच्चों समझ में आई? गुड सेंड करने की एंट्री क्या थी? ठीक है, गुड। आगे देखो, अगली एंट्री लिखो आप, कैश सेंट बाय एचओ टू ब्रांच।
कैश सेंट बाय एचओ टू ब्रांच, एचओ ने ब्रांच को कैश भेजा। अब समझ में आ गया? देखो सब ब्रांच सारे खर्चे कर रहा है, ब्रांच खर्चे करने के लिए पैसा कहां से लेगा? एचओ से तो लेगा, तो एचओ कैश भेजेगा ब्रांच को। तो एचओ ने ब्रांच को कैश भेजा, तो एचओ एंट्री क्या डालेगा? ब्रांच टू कैश। एचओ ने, मैंने आपको कैश दिया तो मैं एंट्री क्या डालूंगा? यू डेबिट टू कैश, ठीक है। तो एंट्री क्या डालेगी? ब्रांच टू कैश। और ब्रांच क्या एंट्री डालेगा? ब्रांच को पैसा मिलेगा, क्या एंट्री डालेगा? कैश टू एचओ, कैश अकाउंट डेबिट टू एचओ। आ रही है समझ में? तो आपके माइंड में क्या चल रहा है? आपके माइंड में चल रहा है कि सर दोनों सेपरेट है, हमें दोनों को मिक्स नहीं करना। अगर दोनों को मिक्स नहीं किया तो बिल्कुल ठीक होगी अकाउंटिंग। जहां मिक्स करा वहां गड़बड़ी हो जाएगी, वहां गड़बड़ी आप कर दोगे, ठीक है। तो दोनों को सेपरेट पर्सन मानना है फॉर अकाउंटिंग पर्पस। और इस चैप्टर में हमें अकाउंटिंग ही सीखनी है, तो हम मान के चलेंगे दोनों सेपरेट है, दोनों का कोई लेना देना है ही नहीं आपस में, ठीक है। 6th, अगली एंट्री बताओ। कैश रेमिटेड बाय ब्रांच टू एचओ, कैश रेमिटेड बाय ब्रांच टू एचओ। रेमिट का मतलब क्या होता है? सेंड करना। अब देखो ब्रांच क्या करता है? सामान बेचता है, पैसा इकट्ठा करता है, खर्चे वर्चे इनकर करके। ब्रांच का काम यही तो होता होगा कि भाई एचओ को कैश भेज दे, मंथली, वीकली, क्वार्टरली वो पैसा भेजता होगा ना, ठीक है। तो इस ट्रांजैक्शन की एंट्री क्या डालेगी? कैश रेमिटेड बाय ब्रांच टू एचओ। ब्रांच ने एचओ को कैश भेजा, तो एचओ क्या एंट्री डालेगा? कैश टू ब्रांच। सब आप लोग मुझे पैसा भेज रहे हो तो मैं एंट्री क्या डालूंगा? मेरे पास पैसा आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू यू, तो कैश टू ब्रांच। अच्छा, कैश इंक्लूड चेक, ये मतलब सर कैश ही आता है, चेक भी आता है, चेक होगा तो बैंक यूज हो जाएगा, ठीक है। बीआरबीपी भी हो सकते हैं, ठीक है। तो कैश टू ब्रांच। और ब्रांच का एंट्री डालेगा? पेमेंट कर देगा ब्रांच, एचओ टू कैश। यहां तक समझ में आ रही है? फिक्स्ड एसेट, परचेज्ड बाय एचओ। फिक्स एसेट परचेज बाय एचओ। बोलो, एचओ ने फिक्स एसेट खरीदे, मान लो एचओ ने कोई मशीनरी खरीदी, तो एचओ उसकी एंट्री क्या डालेगा? मशीनरी टू कैश, फिक्स एसेट टू कैश। और ब्रांच का एंट्री डालेगा? नो एंट्री। सर एसेट एचओ ने खरीदे तो ब्रांच का एंट्री डालेगा? नो एंट्री। ब्रांच को क्या मतलब? नो एंट्री, ठीक है। आगे बताओ। डेटर्स ऑफ ब्रांच ₹10,000। अब माइंड लगाना, कलेक्टेड बाय एचओ। बताओ, डेटर्स ऑफ ब्रांच 10,000 कलेक्टेड बाय एचओ। ब्रांच के डेटर थे 10,000 रुपए के, एचओ ने कलेक्ट कर लिया, मतलब डेटर्स थे ब्रांच के, वो आए और हेड ऑफिस को पैसा देकर चले गए। होता है ना कई बार कि भाई कोई ब्रांच से ट्रांजैक्शन कर रहा था, ठीक है, उसने ब्रांच को पैसा ना देके हेड ऑफिस में पैसा भिजवा दिया। अब हेड ऑफिस लेने से मना तो करेगा नहीं, लेकिन हेड ऑफिस क्या एंट्री डालेगा? ब्रांच के डेटर की कलेक्शन हेड ऑफिस ने कर ली, तो हेड ऑफिस के पास पैसा आ गया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू क्या करे? क्रेडिट किसे करे? क्रेडिट किसे करे? चलो ये सोचो, आपके डेटर्स, आपको किसी से पैसे लेने थे, वो मुझे देकर चला गया, तो मैं एंट्री क्या डालूंगा?
मैं एंट्री ये तो डालूंगा कि भाई पैसा मेरे पास आया तो कैश डेबिट, लेकिन मैं क्रेडिट किसे करूंगा, मैं क्रेडिट आपको ही तो करूंगा। मैं यही तो बोलूंगा कि ये पैसा जो मैंने कलेक्ट किया है ये मुझे आपको देना है, तो आप ही तो मेरे क्रेडिटर बने। तो कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच, और ब्रांच क्या एंट्री डालेगा, ब्रांच क्या एंट्री डालेगा, ब्रांच के डेटर्स खत्म हो गए तो डेटर्स क्रेडिट करेगा, लेकिन वो डेबिट किसे कर देगा, एचओ को, क्योंकि वो बोलेगा एचओ से पैसा लेना है, तो एचओ डेबिट टू डेटर्स। समझ पा रहे हो, समझ में आ रही है एंट्रीज, ठीक है। नाइन्थ, फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स ऑफ एचओ फिक्स्ड एसेट ऑफ एचओ ट्रांसफर टू ब्रांच। बताओ, फिक्स एसेट ऑफ एचओ ट्रांसफर टू ब्रांच, पहले ट्रांजैक्शन समझाओ मुझे क्या है। फिक्स एसेट ऑफ एचओ ट्रांसफर टू ब्रांच, जो हमने एसेट खरीदे थे ना, फिक्स एचओ ने जो फिक्स एसेट खरीदा, मशीनरी खरीदी थी, वो ब्रांच को भिजवा दी, तो क्या एंट्री डालेगा, फिक्स एसेट चले गए एचओ के यहां से तो वो क्रेडिट होगा, लेकिन डेबिट किसे करेगा, वो ब्रांच को, सेल ही तो होगी एक तरीके से, तो क्या एंट्री होगी, ब्रांच टू फिक्स एसेट्स। और ब्रांच क्या एंट्री डालेगी, ब्रांच के पास एसेट आ गया तो फिक्स एसेट्स टू एचओ। ठीक है, डेप्रीसिएशन ऑन सच फिक्स एसेट्स, बताना, ये जो फिक्स एसेट एचओ ने ब्रांच को सेंड करे, इस पे डेप्रीसिएशन, अच्छा इस पे डेप्शन एचओ लगाएगा, जब एचओ ने उसे ट्रांसफर कर दिया तो एचओ थोड़ा ना डेप्शन लगाएगा, नो एंट्री, तो डेप्शन कौन लगाएगा, डेप्शन कौन लगाएगा, ब्रांच लगाएगा, तो ब्रांच एंट्री क्या डालेगा, डेप्रीसिएशन टू फिक्स एसेट्स। बोलो, समझ में आती है। और भी एंट्रीज हो सकती हैं, मैंने जो कॉमनली यूज होने वाली 8-10 एंट्रीज थी वो आपको लिखवाई यहाँ पर, सो दैट आपको ही पता लग जाए कि भाई दोनों अलग पर्सन है अकाउंटिंग पर्पस के लिए, कैसे कैसे आप कुछ कुछ एंट्रीज डालोगे। ठीक है, एक बार 2 मिनट लगाओ, सारी एंट्री को देख लो, और कोई भी एंट्री में कोई डाउट हो तो पूछ लो, किसी भी एंट्री में कहीं भी डाउट हो तो पूछ लो, एक बार 2 मिनट लगा के देख लो। इतने में देखता हूँ कोई क्वेश्चन करा सकते हैं हम या आगे बढ़े सीधा।
हाँ जी क्लियर है, बोलो कोई डाउट, किसी एंट्री में कोई डाउट? ठीक है आगे बढ़ो। लिखो पहले इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन्स। इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन्स, अच्छा एक चीज बताओ, दो ब्रांचेस आपस में ट्रांजैक्शन कर सकती हैं? दो ब्रांचेस आपस में ट्रांजैक्शन कर सकती है? यस। एक ब्रांच दूसरी ब्रांच को कैश भिजवा सकती है, दूसरी ब्रांच पहली ब्रांच को कैश भिजवा सकती है, सामान भी भिजवा सकती है, सामान ले भी सकती है। लेकिन आप एक चीज बताओ, क्या ये सारी ट्रांजैक्शन वो आपस में कर ले, हेड ऑफिस को इन्फॉर्म करना जरूरी होना चाहिए या नहीं? मान लो आप सब ब्रांचेस हो, मैं हेड ऑफिस हूँ, आप सब आपस में पैसा भी भेज रहे हो, सामान भी भेज रहे हो, मतलब आप इनको सामान भेज रहे हो, ये आपको सामान भेज रहा है, वो उनको कैश भेज रहे हैं, वो उनको कैश भेज रहा है, तो वो आपको कैश भेज रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मुझे पता होनी जरूरी है या नहीं? पता होनी चाहिए या नहीं पता होनी चाहिए? आंसर पता होनी चाहिए भाई। सब तुम सब मेरी तो ब्रांचेज हो, तो मुझे पता होनी चाहिए। तो क्या होता है कि हेड ऑफिस बोलता है कि जब भी इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन होगी ना, वो एचओ के थ्रू रूट होके जाएगी, उसकी एंट्री एचओ के थ्रू रूट होके जाएगी, सो दैट एचओ उन ट्रांजैक्शंस पे क्या कर सके, कंट्रोल कर सके। दैट मीन्स अगर आप इन्हें कैश भिजवा रहे हो तो एंट्री आप डायरेक्टली इनको नहीं डालोगे, आप एंट्री डालोगे कि आपने पहले मुझे दिया और मैंने इसे दिया। ये अगर उनको सामान भिजवा रही है तो ये एंट्री डायरेक्टली उनके साथ नहीं डालेंगी, ये पहले मुझे सामान भिजवाएंगी और मैं इनको भिजवाऊंगा। ये अगर इन्हें कुछ भेज रहे हैं तो ये डायरेक्टली इनको ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे, ये पहले मुझे देंगे, मैं इनको दूंगा। यानी कि हर ट्रांजैक्शन, हर इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शन एचओ के थ्रू रूट होके जाएगी। इससे क्या होगा, इससे एचओ हर एक ट्रांजैक्शन पे निगरानी रख सकता है। यही कॉन्सेप्ट है इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शन का, कि भाई आपस में लेन देन में मना ही नहीं है, लेकिन एचओ के थ्रू करना पड़ेगा, ठीक है। तो लिखो जनरली branches can deal with other branches of company on its own, but for the sake of control, HO requires that all transactions between branches be considered through HO, prepare summary sheet for net transaction on monthly/weekly basis। क्या बनाओ, एक समरी शीट बना लो मंथली वीकली बेसिस पे, फिर एक एंट्री डाल के काम खत्म करो। अगर आप मुझसे पूछोगे एंट्री क्या डालेंगे, जर्नल एंट्रीज,
ब्रांच ए, ब्रांच बी, एचओ बुक्स। ट्रांजैक्शन डालो, ब्रांच ए सेंड कैश टू ब्रांच बी। ब्रांच ए ने कैश भेजा किसको? ब्रांच बी को। बताओ, ब्रांच ए ने कैश भेजा ब्रांच बी को, क्या एंट्री डलेगी? ब्रांच ए ने ब्रांच बी को कैश भेजा, तो सीधा ब्रांच ए एंट्री ये नहीं डालेगी ब्रांच बी टू कैश, वो बोलेगी कि पहले मैंने एचओ को कैश दिया और एचओ ने आगे उनको कैश भेज दिया। ठीक है, तो क्या एंट्री होगी? ब्रांच ए एंट्री क्या डालेगा? हाँ, ए एंट्री डालेगा कि एचओ को दिया, मैं तो ये एज्यूम करूंगा एचओ को दिया, तो एचओ अकाउंट डेबिट टू कैश। और बी क्या डालेगा? बी बोलेगा कि मैंने एचओ से लिया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू एचओ। और एचओ क्या एंट्री डालेगा? एचओ क्या एंट्री डालेगा? ब्रांच बी डेबिट टू ब्रांच ए। अब ये एंट्री बनी कैसे है? ध्यान से देखो, ये एंट्री बनी कैसे है, सुनो मेरी बात ध्यान से। देखो, ब्रांच ए ने कैश भेजा ब्रांच बी को, तो ब्रांच ए ने एंट्री डाल दी एचओ टू कैश। वो कह रहा है मैंने तो एचओ को कैश दिया, तो इसका इफेक्ट एचओ की बुक्स में डालो। ब्रांच ए कह रहा है मैंने एचओ को कैश दिया, तो एचओ की बुक्स में इसका इफेक्ट क्या आएगा? एचओ यही तो बोलेगा कि मैंने कैश लिया किससे? ब्रांच ए से। ब्रांच बी कह रही है कि मैंने कैश लिया एचओ से, तो एचओ की बुक्स में इसका इफेक्ट क्या आएगा? ब्रांच बी टू कैश, कि मैंने ब्रांच बी को कैश दिया। अब इन एंट्री को नेट करके देखो, तो सर कैश से कैश तो कैंसिल ही हो गया ना। एंट्री क्या बनी? ब्रांच बी टू ब्रांच ए, ब्रांच बी टू ब्रांच ए। ठीक है। अब सर ऐसे एक एक एंट्री डालना तो मुश्किल है, ऐसे एक एक एंट्री डालना तो मुश्किल है, तो हम क्या करेंगे? हम ब्रांचेस से, एचओ क्या करेगा? ब्रांचेस से ना एक रिपोर्ट मंगाएगा, वीकली मंथली रिपोर्ट मंगाएगा और बोलेगा कि आपस की ट्रांजैक्शंस बताओ क्या क्या हैं। ठीक है, फिर उसकी एक समरी शीट तैयार करके एक एंट्री डाल देगा, सिंगल एंट्री। ठीक है, तो लिखो, नोट करके लिख लो, नोट a sheet of receipts and payments is prepared, रिसीवर ब्रांच, भाई जिसे मिल रहा है रिसीवर ब्रांच, अच्छा जिसे मिल रहा है वो क्या होगी? डेबिट होगी, तो रिसीवर ब्रांच इज डेबिटेड, पेइंग ब्रांचेस क्रेडिट। सर ये तो वही रूल लग गया, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, वही रूल लग गया। ठीक है, तो वही लगेगा, पेइंग ब्रांचेस क्रेडिट, क्योंकि दोनों क्या है? पर्सनल अकाउंट है, दोनों ब्रांचेस क्या है? पर्सनल अकाउंट है। पेइंग ब्रांचेस क्रेडिट। आई बात समझ में कुछ? ये होती है इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शंस। जल्दबाजी तो नहीं लग रही? इतनी स्पीड तो मुझे रखनी पड़ेगी। ठीक है, ओके। अब हम कुछ क्वेश्चन देखें, एक आध क्वेश्चन हो सकता है। इलस्ट्रेशन नंबर 7 आपके स्टडी मैट की, इलस्ट्रेशन नंबर 7, स्टडी मैट इलस्ट्रेशन नंबर 7 नहीं है तो कोई नहीं, बस यहीं पर ही देख लो। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ कोलकाता हेड ऑफिस, दिल्ली ब्रांच एंड आगरा ब्रांच। ठीक है, ये ट्रांजेक्शन डालनी है आपको हेड ऑफिस की बुक्स में भी, दिल्ली में भी और आगरा ब्रांच में भी। तो एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन सिर्फ नॉलेज के लिए आपका, ऐसा ये मत एक्सपेक्ट करना कि एग्जाम में आ जाएगा ऐसा।
स्टडी मैट इलस्ट्रेशन 7, एक ना टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंटेशन रखते हैं। ट्रांजैक्शन, बुक्स ऑफ कोलकाता एचओ, दिल्ली ब्रांच, और दूसरी कौन सी है, आगरा ब्रांच। देखो पहली ट्रांजैक्शन बताओ, पहली ट्रांजैक्शन क्या है? गुड्स वर्थ ₹50,000 आर सप्लाइड बाय दिल्ली ब्रांच टू आगरा ब्रांच अंडर द इंस्ट्रक्शन ऑफ हेड ऑफिस। दिल्ली ने आगरा को 50,000 का सामान भेजा एचओ के थ्रू ही जाएगी, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, गुड्स ट्रांसफर फ्रॉम दिल्ली टू आगरा। बताओ, दिल्ली ने आगरा को सामान भेजा तो दिल्ली एंट्री क्या डालेगा? कि सर दिल्ली तो ये बोलेगा कि एचओ डेबिट, ठीक है, और वर्ड क्या यूज होता है? गुड्स सेंट टू ब्रांच। गुड्स सेंट टू ब्रांच। एचओ टू गुड्स सेंट टू ब्रांच, ठीक है। आगरा एंट्री क्या डालेगा? आगरा एंट्री क्या डालेगा? आप यहां पर भी गुड्स सेंट या गुड्स रिसीव वाला अकाउंट यूज कर सकते हो। गुड्स सेंट टू ब्रांच डेबिट टू एचओ, वो भी तो यही बोलेगा। यार एक चीज बताओ ना, दिल्ली ने आगरा को सामान सेंड किया तो दिल्ली यही तो बोलेगा कि मैं ये अज्यूम करूंगा कि मैंने एचओ को भेजा पहले, और आगरा ये बोलेगा कि मैं ये अज्यूम करूंगा कि मेरे पास एचओ से आया, क्योंकि ट्रांजैक्शन एचओ के थ्रू रूट होनी जरूरी है। तो एचओ क्या एंट्री डालेगा? एचओ बोलेगा जो रिसीवर ब्रांच है उसे डेबिट करो, पेइंग ब्रांच को क्रेडिट करो। रिसीवर ब्रांच कौन सी है? दिल्ली ने आगरा को भेजा तो आगरा, तो बोलेगा आगरा ब्रांच डेबिट टू दिल्ली ब्रांच। अमाउंट लिखना भूल गया मैं, अमाउंट लिख दो 50,000 रुपए। $50K, 50,000। आ रहा है समझ में? आ रहा है समझ में क्या हो रहा है? बोलो, ठीक है। अगली ट्रांजैक्शन, दिल्ली ब्रांच draws BR of 40,000 on Agra branch which send its acceptance। लो भाई, दिल्ली ब्रांच ने एक BR लिख दिया किसके ऊपर? आगरा ब्रांच के ऊपर। दिल्ली ने आगरा के ऊपर ब्रांच लिख दिया, BR drawn by Delhi to Agra। दिल्ली ने आगरा पे बिल लिखा तो दिल्ली यही बोलेगा ना, आगरा पे नहीं, मैंने तो एचओ पे बिल लिखा, तो क्या एंट्री डालेगा वो? BR डेबिट टू एचओ 40,000। और आगरा क्या बोलेगा? आगरा बोलेगा कि मैंने बिल एक्सेप्ट किया एचओ से, ठीक है, तो ये बोलेगा एचओ टू बीपी। वेरी गुड, एचओ टू बीपी। अब यहां क्या एंट्री होगी बताओ?
सोचो, दिल्ली टू आगरा या आगरा टू दिल्ली? अच्छा चलो, इसको अलग अलग एंट्री डालो, मैं ग्रीन पेन से लिख रहा हूँ, आप लिखना मत। देखो, दिल्ली ने एचओ पे बिल लिखा, दिल्ली ने अभी क्या करा, एचओ पे बिल लिखा, तो एचओ क्या एंट्री डालेगा, एचओ तो ये डालेगा ना दिल्ली टू बीपी। और आगरा ने बिल एक्सेप्ट किया एचओ से, तो ये डालेगा ना बीआर टू आगरा, ठीक है। बीआर बीपी सेम अमाउंट है, कट गए, ठीक है, तो क्या एंट्री होगी, दिल्ली टू आगरा, ठीक है। यानी कि रिसीवर ब्रांच डेबिट, रिसीवर ब्रांच डेबिट, दिल्ली ने बिल लिखा है तो दिल्ली रिसीवर ब्रांच होगी क्योंकि उसे पैसा लेना है, और आगरा ने एक्सेप्ट किया तो वो पेइंग ब्रांच होगी। एंट्री विल बी दिल्ली ब्रांच टू आगरा। आ रहा है समझ में? दिल्ली ब्रांच रिसीव 10,000 फ्रॉम आगरा, दिल्ली को मिला है आगरा से, दिल्ली ब्रांच रिसीव्ड 10,000 फ्रॉम आगरा, दिल्ली रिसीव्ड 10K फ्रॉम आगरा। तो दिल्ली के पास पैसा आया तो दिल्ली बोलेगा कैश अकाउंट डेबिट, लेकिन वो बोलेगा आगरा से नहीं आया, एचओ से ले लो 10K। आगरा बोलेगा कि मैंने 10K पे किया, दिल्ली को नहीं पे किया, एचओ को पे किया, तो एचओ टू कैश। यहां पर क्या एंट्री होगी, दिल्ली ब्रांच टू आगरा ब्रांच, क्योंकि दिल्ली ब्रांच रिसीवर है। आ रहा है समझ में? मुश्किल लग रहा है क्या? हाँ कह रहे हाँ मुश्किल लग रहा है। माइंड लगाने वाला बोलो, मुश्किल मत बोलो, ये सब माइंड लगाने वाला लग रहा है। गुड्स वर्थ ₹20,000 वर रिटर्न्ड बाय अ कस्टमर ऑफ आगरा ब्रांच टू दिल्ली ब्रांच। आगरा ने दिल्ली को सामान रिटर्न कर दिया, आगरा ने दिल्ली को सामान रिटर्न कर दिया, तो क्या एंट्री होगी, गुड्स रिटर्न्ड बाय आगरा टू दिल्ली। हाँ जी, हाँ कस्टमर और आगरा, हाँ तो वही बात होगी ना कि दिल्ली के पास आ गया सामान, ठीक है, तो क्या एंट्री होगी, बताओ क्या एंट्री होगी, कितना अमाउंट है, 20,000। दिल्ली के पास सामान आ गया, दिल्ली के पास सामान आ गया, तो सामान के लिए क्या डेबिट करते हैं हम, गुड्स सेंड टू ब्रांच। लेकिन वो बोलेगा किससे आया, मैं एज्यूम करूंगा एचओ से आया। ऐसे ही आगरा क्या बोलेगा, आगरा बोलेगा कि मैंने एचओ को दिया, एचओ डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। और एचओ क्या बोलेगा, रिसीविंग ब्रांच डेबिट है, रिसीविंग कौन है, सामान किसके पास आ रहा है, दिल्ली के पास, तो दिल्ली टू आगरा, दिल्ली ब्रांच टू आगरा ब्रांच। $20,000। फिफ्थ नेक्स्ट एंट्री,
आगरा ब्रांच कलेक्टेड 20,000 फ्रॉम कस्टमर ऑफ दिल्ली ब्रांच। आगरा ब्रांच के पास दिल्ली ब्रांच से पैसा आया। आगरा ब्रांच के पास दिल्ली ब्रांच के कस्टमर का पैसा आया। बताओ क्या एंट्री होगी? आगरा ब्रांच का पैसा आया तो सर आगरा में कैश डेबिट, लेकिन वो दिल्ली ब्रांच के कस्टमर से पैसा आया तो वो क्या बोलेगा? वो तो एचओ बोलेगा ना। तो एचओ कि मैं एज्यूम करूंगा मेरे पास एचओ से पैसा आया, कितना? कितना अमाउंट? 20,000। अरे समझो ना, देखो आगरा ब्रांच के पास दिल्ली ब्रांच के कस्टमर का पैसा आया तो आगरा ब्रांच का कैश डेबिट होगा, लेकिन आगरा ब्रांच दिल्ली ब्रांच नहीं लिख सकती, वो तो एचओ लिखेगी। अब दिल्ली ब्रांच की बात करो, दिल्ली ब्रांच के डेटर्स कम हो गए, लेकिन वो आगरा ब्रांच डेबिट नहीं कर सकती, वो तो एचओ डेबिट करेगा। एचओ डेबिट टू 20 पीस। और एचओ क्या एंट्री डालेगा? एचओ बोलेगा रिसीविंग ब्रांच किसके पास पैसा है? दिल्ली के पास, आगरा के पास? आगरा के पास, तो आगरा डेबिट टू दिल्ली। आगरा ब्रांच टू दिल्ली ब्रांच। यस, क्योंकि दिल्ली के डेटर्स ने आगरा ब्रांच को पैसे दे दिए तो दिल्ली के डेटर्स तो कम हो गए ना। आई समझ में? अब देखो, अब आपको लगता है सर ये तो बड़ा अजीब सा झमेले वाला काम है, बार बार सेम एंट्री, आगरा दिल्ली, दिल्ली आगरा, आगरा दिल्ली, दिल्ली आगरा, ये करने की जरूरत क्या है? ऐसे ये तो मैंने 4-5 ट्रांजेक्शन लिखे है, ऐसे 500 ट्रांजेक्शन भी हो सकती है, 5,000 ट्रांजेक्शन भी हो सकती हैं, तो ये बार बार हम दिल्ली ब्रांच आगरा ब्रांच कैसे करेंगे? तो एक काम करते हैं, हम एक ना समरी शीट बनाते हैं मंथली और देखते हैं इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन क्या है और सबकी कंबाइन करके एक सिंगल एंट्री डाल के काम खत्म करेंगे। सारी ट्रांजैक्शन की, सारी रिसीट एंड पेमेंट की एक सिंगल नेट एंट्री डाल के काम खत्म करेंगे। उसके लिए हम क्या बनाएंगे? एक समरी शीट बनाएंगे, ठीक है, लाइक दिस। लाइक दिस, ऐसा कुछ बना लेते हैं, इजी हो जाएगा। बोलो, आया समझ में कुछ? ठीक है, चलो इलस्ट्रेशन नंबर 9 पे आओ। अब देखते हैं समरी शीट कैसे बनेगी। इलस्ट्रेशन नंबर 9, ये टॉपिक खत्म हो जाएगा हमारा फिर। A Delhi head office passes one entry at the end of each month to adjust the position arising out of inter-branch transaction during the month. वो कह रहे हैं इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन की हम मंथली एक ही एंट्री डालेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन इन द मंथ ऑफ मार्च 22 मेक द एंट्री इन द बुक्स ऑफ दिल्ली हेड ऑफिस। ठीक है, क्या क्या एंट्री होंगी? सबसे पहले कोलकाता ब्रांच रिसीव गुड्स फ्रॉम पटना ब्रांच 9,000 एंड अहमदाबाद ब्रांच 6,000। कोलकाता ब्रांच के पास पटना ब्रांच से 9,000 का और अहमदाबाद ब्रांच से 6,000 का सामान आया। ठीक है, तो कोलकाता ब्रांच के पास सामान आ रहा है तो वो डेबिट हो जाएगा, पटना और अहमदाबाद ब्रांच क्रेडिट जुड़ जाएंगी। ठीक है, चलो बनाते हैं, एक समरी शीट बनाते हैं। नहीं, हेड ऑफिस के थ्रू ही जाएगा, लेकिन हम अलग अलग एंट्री नहीं डाल रहे। अब हम क्या करेंगे, एक समरी शीट हेड ऑफिस ही बना रहा है, लिखा ना बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, हेड ऑफिस ही बना रहा है, लेकिन हेड ऑफिस क्या कर रहा है, एक समरी शीट बनाएगा कि कितनी ट्रांजेक्शन हुई है और इस सबकी ट्रांजेक्शन की एक ही एंट्री डाल देगा। ठीक है, देखो
स्टडी मैट, कलर चेंज करो। इलस्ट्रेशन 9, बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, HOE बना रहा है, समरी शीट बनाएगा फिर एंट्री डालेगा, समरी शीट। पहले एक बार देख लो कितनी ब्रांचेस है, उस हिसाब से कॉलम बनाने पड़ेंगे आपको। कोलकाता हो गया, पटना हो गया, अहमदाबाद हो गया, और देखो कोलकाता, पटना, अहमदाबाद, कानपुर, 4 ब्रांचेस है। तो एक पर्टिकुलर्स, थोड़ा सा बड़ा पर्टिकुलर्स, कोलकाता 2, पर्टिकुलर्स, कोलकाता, पटना, अहमदाबाद, कानपुर। कोलकाता ब्रांच, पटना, अहमदाबाद, कानपुर, पटना, अहमदाबाद ब्रांच, कानपुर ब्रांच। डेबिट, क्रेडिट, डेबिट, क्रेडिट, डेबिट, क्रेडिट, डेबिट, क्रेडिट, यस इस तरीके से बना लो आप। पहली ट्रांजैक्शन, कोलकाता ब्रांच में रिसीव गुड्स फ्रॉम पटना ब्रांच 9000, अहमदाबाद ब्रांच 6000। रिसीव्ड गुड्स, कोलकाता के पास टोटल 15000 का सामान आया, तो कोलकाता डेबिट होगा 15000 से। 9000 पटना से आया तो पटना क्रेडिट होगा 9000 से, और 6000 अहमदाबाद से आया तो अहमदाबाद 6000 से क्रेडिट होगा। ठीक है। उसके बाद कोलकाता ने सेंड गुड्स किए अहमदाबाद को 15000, पटना को 12000। कोलकाता ने टोटल 27000 का सामान भेजा। सेंड गुड्स, कोलकाता ने टोटल 27000 का सामान भेजा। 15000 किसको भेजा उसने? अहमदाबाद, और 12000 पटना को। 15000 अहमदाबाद, और 12000 पटना। ठीक है, यहां तक कोई भी दिक्कत यहां तक तो बताओ। कोलकाता सेंड एक्सेप्टेंस टू पटना ब्रांच 6000, अहमदाबाद ब्रांच 3000। अच्छा, कोलकाता ने एक्सेप्टेंस सेंड करी है तो कोलकाता डेबिट होगा क्रेडिट होगा? कोलकाता ने एक्सेप्टेंस सेंड करी है। एक्सेप्टेंस मतलब क्या होता है? बीपी सेंड किया। तो कोलकाता ने बीपी सेंड किया तो कोलकाता क्रेडिट होगा या डेबिट होगा? क्रेडिट होगा। कोलकाता ने एक्सेप्टेंस सेंड करी है तो कोलकाता क्रेडिट होगा, पटना और अहमदाबाद डेबिट होंगे। पटना डेबिट करो 6000, अहमदाबाद डेबिट करो 3000, और कोलकाता क्रेडिट करो 9000। सेंड एक्सेप्टेंस। ठीक है, आगे
अब कानपुर ब्रांच अपार्ट फ्रॉम ए अबव, वो कह रहे इसके अलावा कानपुर ब्रांच ने सेंड करे अहमदाबाद को 9000, कानपुर ब्रांच ने अहमदाबाद को 9000 सेंड करे, तो कानपुर क्रेडिट कर दो 9000 से, किसको करे अहमदाबाद, अहमदाबाद डेबिट कर दो 9000 से, सेंड गुड्स, ठीक है। कानपुर ब्रांच रिसीव बीआर फ्रॉम अहमदाबाद 9000, कानपुर को बीआर मिला, कानपुर को बीआर मिला तो कानपुर डेबिट 9000 और अहमदाबाद क्रेडिट 9000। आपको नहीं लग रहा सर ये ज्यादा आसान है, टाइम सेविंग भी आसान भी है, तो यही फॉलो होता होगा। अब एक एक एंट्री कौन डालेगा हर ट्रांजेक्शन पे, तो प्रैक्टिकली यही फॉलो होता है, ठीक है जी। नहीं, आपके एग्जाम में यही आएगा, समरी शीट वाला आएगा, ठीक है, लेकिन ये आ सकता है समरी शीट वाला। कानपुर ब्रांच रिसीव्ड कैश फ्रॉम अहमदाबाद ब्रांच 5000, कानपुर ब्रांच को कैश रिसीव हुआ, रिसीव्ड कैश, कानपुर को किससे मिला, अहमदाबाद से 5000 मिले, तो कानपुर डेबिट 5000 और अहमदाबाद क्रेडिट 5000। टोटल, अब टोटल लगा दो एक बार, बैलेंस ये हो गया 15, डेबिट हुआ और क्रेडिट कितने हुआ 36, या बैलेंस गया नेट लिखो नेट, ये हो गया आपका 12 6 18,000 डेबिट 9,000 क्रेडिट, ये हो गया 12 3 18 27,000 डेबिट और ये हो गया आपका 9 6 15 20,000 क्रेडिट, 9 5 14,000 डेबिट और 9,000 क्रेडिट। एक बार चेक कर लूँ अमाउंट, 15 36 ठीक है, 14 9 14 9 14 9 14 12 6, ये क्या आ रहा है, अच्छा पटना मैंने पहले लिखा है, 18 9 ठीक है, कानपुर 49, कानपुर 49 बिल्कुल ठीक है, 27 भी बिल्कुल ठीक है, ठीक है, आया समझ में। अब नेट एंट्री कैसे डालोगे, मुझे एक चीज़ बताओ, अब इसको पढ़ो एनालाइज करो, देखो कोलकाता ब्रांच 15,000 से डेबिट हुई है, 36,000 से क्रेडिट हुई है, तो नेट में क्या हुआ है सर, नेट में 21,000 से क्या लिखूं, डेबिट लिखूं या क्रेडिट लिखूं, यार एक चीज बताओ, कोलकाता ब्रांच 15,000 से डेबिट हुई है और 36,000 से क्या हुई है, क्रेडिट हुई है, तो नेट में 21,000 से क्या हुई है, डेबिट हुई है क्रेडिट हुई है, वो नेट में 21,000 से क्या हुई है, वो क्रेडिट हुई है ना। यार एक चीज बताओ ना, तुम 15,000 से डेबिट हुए और तुम 36,000 से क्रेडिट हुए, तो नेट में तुम 21,000 से क्रेडिट ही तो हुए। पटना ब्रांच 18,000 से डेबिट हुई, 9,000 से क्रेडिट हुई, तो नेट में क्या हुआ, 9,000 से डेबिट हुई है, नेट कर रहा हूं मैं। अहमदाबाद ब्रांच 27,000 डेबिट और 20,000 क्रेडिट, तो नेट में क्या हुआ, 7,000 से डेबिट। कानपुर 14,000 डेबिट 9,000 क्रेडिट, तो नेट में 5,000 से डेबिट। बोलो, समरी शीट समझ में आती है, बोलो समरी शीट समझ में आती है। अब इसकी सिंगल एंट्री क्या डालोगे, ऐसा कुछ आपने बचपन में पार्टनरशिप वाले चैप्टर में ही पढ़ा होगा, कई सारे पार्टनर्स होते थे, कुछ डेबिट भी हो रहे हैं क्रेडिट भी हो रहे हैं, फिर नेट इफेक्ट डाल के एक एंट्री डाल देते थे, फर्म एक एंट्री डालती थी, पार्टनर की जगह यहाँ पर ब्रांचेस आ गई, ठीक है। तो बताओ एक सिंगल एंट्री क्या डालेगी,
पटना ब्रांच डेबिट 9,000। अहमदाबाद ब्रांच डेबिट 7,000। तीसरी वाली कौन सी है? कानपुर, कानपुर ब्रांच डेबिट 5,000 टू कोलकाता ब्रांच। हो गया काम, इजी हो गया तो काम। सर एक समरी शीट बनाओ, डेबिट क्रेडिट डालो, नेट इफेक्ट डाल के एक एंट्री डाल दो, यही प्रैक्टिकली होता है। और आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आएगा तो यही आएगा 5 नंबर में, ठीक है। होमवर्क, होमवर्क में आप करोगे, स्टडी मैट में तो एक ही क्वेश्चन है, अपनी बुक का दे देता हूं मैं आपको। वन 184। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 होमवर्क है। और क्वेश्चन नंबर 20 होमवर्क, ट्वेंटी 24 होमवर्क, ठीक है। 19 तो आपका ये इंटर ब्रांच वाला है, समरी शीट वाला है, ठीक है। बाकी 20-24 ये आपके नॉर्मल है, एंट्रियां डालने वाला, ठीक है। तो ये ज़रूर करके आना, इसको करने के बाद ही हम आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि इससे आपकी एंट्रीज क्लियर हो जाएंगी कि ब्रांचेस एंट्री कैसे डालती है, हेड ऑफिस एंट्री कैसे डालता है, ठीक है। उसके बाद हम इंडिपेंडेंट के फिर फुल फ्लेज क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ओके, बाय बाय।